दोस्तों नमस्कार। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। जहां एक और पूरा विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, मोदी। जहां विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, वहीं उनके विपक्ष में जो पार्टी है, उनमें जो चेहरा है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। चुनाव या तो मोदी को जिताने के लिए हो रहा है या मोदी को हराने के लिए हो रहा है। इसलिए पूरा विपक्ष जो है अपने तोपे मोदी की तरफ तान रखे हैं। विपक्ष जहां लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है, वहीं मोदी सरकार विकास और हिंदुत्व के अपने पुराने लाइन पे है। ताजा प्रकरण ये है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बेल पे छूट गए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने मोदी जी पे इल्जाम लगाया है कि अगर मोदी जी तीसरे टर्म में आ जाते हैं तो उस विपक्ष के सारे नेताओं को, खासकर ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता को बिना मांगे बेल दिया है, ताकि वो अपने पार्टी का प्रचार लोकसभा चुनाव में कर सके। अब ये तो भविष्य में ही तय होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उदारवादिता दिखाया है, ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा या क्रिमिनलों को एक नया ऑप्शन देगा चुनाव के समय बेल लेने का। आम जनता जो है वो अपने आप को इस डिसीजन के बाद ऐसा मान रही है कि नेता अलग हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है और आम जनता सुप्रीम कोर्ट की नजर में अलग हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल पे जनता का इतना भरोसा बचा हुआ है कि वो दिल्ली और पंजाब की पूरे 20 सीटें उनको दिला सकते हैं, या तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद चौथे चरण से 7वें चरण के चुनाव को क्या वो प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए इसी पे आज का बहस करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरे टर्म में आ जाते हैं तो सारे विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे, तो क्या आपका ऐसा कोई प्लानिंग है, ऐसा कोई एजेंडा है? अविरल जी। जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी करप्शन को बढ़ाएगा, जो भी चोरी करेगा, जो भी टैक्सपेयर के पैसे को अपनी जेब में भरने का कार्य करेगा, उस पर कार्रवाई होना तय है। इस बात को जान लेना चाहिए। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की, हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उसके साथ साथ बात है जेल भेजने की, जेल पहुंचाने की या ना पहुंचाने की, तो इस बात को सत्यप्रकाश जी भी स्पष्ट कर देंगे, कानून के विशेषज्ञ भी हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से कोई जेल जाता है व्यक्ति, वो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं भेजा जाता। और भारतीय जनता पार्टी की कोई जेल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई कोर्ट नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, बेल भी कोर्ट भेजती है, जेल भी कोर्ट भेजती है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल के इल्जाम में कितना सत्यता आपको दिखती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे भी सबको पता है कि वो कुछ भी बोलने के लिए जाने जाते हैं और उनको तो पब्लिसिटी के लिए वो कुछ भी बोल देंगे और बाद में माफी मांग लेंगे कोर्ट में जाके। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि हाँ, जहाँ तक बात रही कि ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, तो देखिए दोनों के खिलाफ कुछ ना कुछ मामलों में जांच चल रही है। अब ये तो जांच एजेंसियों का काम है कि उनके खिलाफ क्या एविडेंस है और जांच एजेंसियों को कब वो जो है सपोर्ट नहीं करते हैं और जांच एजेंसी कब ये जांच में पाती है कि इनको अब जेल में डाला जाए, क्योंकि जांच एजेंसी तो कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। तो जेल भेजना और जमानत देना तो कोर्ट का काम। ठीक है, तब जांच करके जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी तब वो जेल जाते हैं या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर केजरीवाल इतने कंफर्म होके कह रहे हैं तो हो सकता है शायद उनको कोई सबूत उनके खिलाफ मिल गई होगी और वो कंफर्म होंगे कि जैसे उनके खिलाफ सबूत था वैसे ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी सबूत है और जेल जाए। ठीक है खुराना साहब, क्या मोदी जी के तीसरे टर्म में देश में लोकतंत्र खतरे में है? सीधा सवाल है। अगर मोदी जी का ये स्वभाव होता अनडेमोक्रेटिक या संविधान के खिलाफ, तो 2 टर्म वेट ना करते। आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे कांग्रेस रूलिंग पार्टी जो भी रही है, कांग्रेस खासकर, उन्होंने अपने विरोधियों को, इवन अपनी पार्टी के अंदर लोगों को कैसे टिकाने लगाया।
आप ये मान के चलिए कि मोदी जी का कमजोरी क्या है। मैं बताता हूँ आज आपको मोदी जी की कमजोरी। मोदी जी क्या की है? कमजोरी है कि उसका परिवार नहीं है, पर 140 करोड़ का परिवार है। वो उस मोदी जी को कोई तीसरा पर्सन किसी भी कंट्री का कुछ बोल के दिखा दे, उसको वो रिएक्ट करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन अपने 140, उनकी कमजोरी है, ये फैमिली है। फैमिली बकवास करी जा रही है उनके अगेंस्ट। 140 करोड़ लोगों को वो फैमिली बताते हैं, वो अपनी फैमिली को कभी कुछ नहीं करते, कोई रिएक्ट नहीं करते। कोई मौत का सौदागर ठीक बोलता है, कोई उसे ठीक है, चौकीदार चोर बोलता है, कुछ बोलता है। मोदी ठीक है। जी तीसरे टर्म में चेंज हो जाएंगे, पहले 2 टर्म के नहीं हुए, नहीं होंगे। जो काम करेगी वो कोर्ट करेगी, जो एजेंसीज है वो करेगी। ठीक है, अविरल जी, क्या लगता है कि अगला नंबर तेजस्वी यादव का और ममता बनर्जी का है? जो भी चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके साथ साथ इस प्रकार से बात है ममता बनर्जी की, इस बात को याद रखना चाहिए कि बंगाल के अंदर क्या स्थिति है। बंगाल में कानून का राज समाप्त हो चुका है, संविधान का राज समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र का राज समाप्त हो चुका है। बंगाल के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिए। और बार बार दंगाइयों को बढ़ावा मिल रहा है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी के शासन में बंगाल के अंदर दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ माफियाओं को, गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा पाला जा रहा है, पुलिस के द्वारा बचाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। ठीक है, मेरा एक सवाल तो ले लीजिए। बार बार बीजेपी पे ही ये इल्जाम क्यों लग रही है कि मोदी जी के सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को दबाया जा रहा है? आपको इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, कानून खतरे में नहीं है। नंबर 2, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कैसे आ गए? कोर्ट ने डिसीजन कैसे दे दिया? इस बात को भी आप याद रखिए। तो बेबुनियाद बात है, संजय सिंह जेल से बाहर कैसे आ गए, ठीक है, कैसे कोर्टों ने बाहर निकाल दिया? बात को याद रखना चाहिए लोगों को। ये बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के कुछ भी भाषण देते हैं। आपके पास फिर आता हूँ। खुराना सब कुछ बोलना चाह रहे थे, 30 सेकंड में, फिर सत्यप्रकाश जी के पास जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को, अमित शाह को गालियां दे के भी लोग घूम रहे हैं छुट्टे। इट मीन्स है लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है, बोलने की ठीक है, आजादी कहीं खतरे में सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो बेल दिया है, मतलब ये तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने बेल मांगा भी नहीं, ना ही उसने लोअर कोर्ट में अप्लाई किया, ना हायर कोर्ट में अप्लाई किया। उसके बाद भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना उदारता दिखाते हुए अगर किसी को लोकतंत्र में चुनाव प्रचार के लिए छूट दे रही है, वो भी वैसे आदमी को जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये किस तरह का प्रेसिडेंट खड़ा कर रहा है भारत के? देखिए, उस विषय में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, एक बात है कि अब जो कहते हैं ना कि एक रास्ते, नए रास्ते का इजाद हो गया इस देश में कि अब आप राजनीति में अगर आप अपराधी हैं, माफिया हैं, आप करप्शन करते हैं और आप जेल में हैं, तो अब आप ये ग्राउंड ले सकते हैं। अब रही बात कि आज जो आपका डिबेट का आज टॉपिक है, उसमें अगर आप अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि उनकी एक ठीक है, आप पानी पीजिए तो नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, वो पहले भी आरोप लगाते थे, पहले भी कहते थे कि सबका पैसा स्विस बैंक में, सब जेल जाएंगे। आज उनके साथ खड़े हैं। और अविरल जी को तो इस बात के लिए आज एक जो भगवंत मान ने स्टेटमेंट दिया है कि बिना आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के सरकार नहीं बनेगी, तो क्या भगवंत मान ने ये संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? ये भी एक, क्योंकि भाजपा तो कह रही है 400 पार, और जिस प्रकार से जनता का रुख है, ये तो लग ही नहीं रहा कि कहीं से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आ रहे हैं। तो भगवंत मान कुछ और संकेत दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ और संकेत दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस सवाल को पूरा कर देता हूँ। भगवंत मान ने कहा है कि उनके जुबान जो है वो कभी कभी सही हो जाता है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल 24 घंटे में छूट जाएंगे और 24 घंटे में वो छूट गया, और अब वो बोल रहे हैं
कि चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में इतने सीटें जीत जाएंगी कि बिना उनके जो है सरकार नहीं बन पाएगी विपक्ष की। तो आपको क्या लगता है कि पूरे दिल्ली में सातों के सातों और पंजाब के 13 का 13 सीट जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी? बीजेपी देखिए सारी सीटों पर जमानत जब्त हो रही है, इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। कानपुर को डिबेट फिर से होगी आपके चैनल पर 4 तारीख को। बस फर्क इतना होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 80 में 80 सीटें जीत जाएगी। राहुल गांधी दोनों सीटों से हार जाएंगे, साथ ही साथ जमानत जब्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 90% सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 90% सीटों पर इंडी गठबंधन की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है खुराना साहब, क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल जी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब के सारे सीटें जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है? दिल्ली में तो मुश्किल लग रहा है, जो सर्वे आ रहा है उसके हिसाब से दिल्ली में मुश्किल लग रहा है, पंजाब का अभी कुछ स्थिर नहीं। क्या बीजेपी वॉकओवर दे देगी? कैसी मतलब क्या सोच है? मैं ये कह रहा हूँ इस आदमी को मैं तब उसके बारे में राय बनाऊं जब पिछले 8-10 साल की 12 साल की उसकी पूरी मैं उसका हिस्ट्री देख रहा हूँ। उसने क्या बयान दिया, किससे मुकरा, क्या करा, कहाँ थूक के चाटा, क्या करा, किससे माफी मांगी, कहाँ अड़ा, क्या करा, 370 पेजों की शीला देखी, वो कहाँ गए? देखिए विपक्ष जो लगाता है वो आरोप लगाता है, इन पे जो चल रहा है वो लिटिगेशन चल रही है, केस चल रहा है। अगर इनको लगता है कि अगर ये संविधान खतरे में है तो ये अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? ठीक है, तो इनको सपोर्ट। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है अविरल जी आपसे। बीजेपी का पूरा कोशिश था पिछले 3 चरण में कि चुनाव जो है मोदी बनाम राहुल गांधी हो, लेकिन क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन देके जिस तरीके से केजरीवाल को छोड़ दिया है, अब ये चुनाव जो है वो मोदी बनाम केजरीवाल हो जाएगा जो विपक्ष चाहती थी? देखिए चुनाव हो रहा है मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कौन? चुनाव तो इस आधार पर हो रहा है, आप पता नहीं कौन सी दुनिया से ले आए कि मोदी वर्सेस राहुल हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, जमीन पर जाइए। एक मिनट और मुझे लगेगी ऐसे व्यक्ति को। मैं बता दूं, आपने मीडिया से पूछा कि भाई कहां से आप लाए हैं, तो आपको मैं बता दूं अमित शाह ने भाषण देके बोला है कि हमारा चुनाव जो है राहुल गांधी के खिलाफ है। बिल्कुल, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, अब उसको आप सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी विश्वगुरु बन चुके हैं, भारत का विश्वगुरु बनना बाकी है। और जो विश्वगुरु नेता हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनको आप राहुल गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी कौन हो, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि वास्तविक मुद्दे क्या है इस देश के। 20 साल राहुल गांधी को मालूम है कि 20 साल राहुल गांधी कभी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर नहीं बोलते, राहुल गांधी कभी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर नहीं बोलते, राहुल गांधी कभी विकास के ऊपर नहीं बोलते, राहुल गांधी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इशू पर नहीं बोलते, राहुल गांधी को इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है, राहुल गांधी को रेलवे सेक्टर की नॉलेज नहीं है, राहुल गांधी को एजुकेशन सेक्टर की नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी के द्वारा क्या कार्य किया गया, आप इसको बताइए। उसके साथ साथ राहुल गांधी वो व्यक्ति है, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो अमेठी से चुनाव हारे थे, इस बात को आप याद रखना चाहिए। तो अमेठी से चुनाव हार गया, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कभी नहीं हो सकता। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आपको पॉलिटिकल, इस चुनाव में पॉलिटिकल चेंजेस क्या दिख रहे हैं? मुझे 2-3 पॉइंट्स आप अगर आपके दिमाग में आता हो तो बताइए। देखिए पहली बात तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से पॉलिटिकल चेंजेस कुछ मुझे नहीं लगता कि इस देश में आने जा रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, हो सकता है उनके लिए एक जोश भरने वाली बात हो, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सीटें ऑलरेडी वहां पे विधानसभा में है, पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है। ये चुनाव विधानसभा की नहीं है, ये चुनाव है लोकसभा की। पहली बात तो ये आप समझो। और लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वो वर्चस्व और वो पहुंच और वो आधार, जनाधार नहीं है कि वो मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाए। हाँ, एक प्रोपोगेंडा आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो अब ये बार बार एक सवाल उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया मोदी
जो है झूठा उठा जेल दिया, निकाला, उन्होंने इस बोल प्रकार दिया, का उन्होंने बोल दिया, इस प्रकार आज की ही प्रेस प्रोपेगेंडा कॉन्फ्रेंस करके इस बोल प्रकार दिया। की प्रोपेगेंडा करके वो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में वो क्या प्रभाव डालेंगे, ये बहुत कुछ ऐसा मुझे तो प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है। राजीव जी, मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने सवाल पूछा था सत्य प्रकाश जी से, उसके साथ मेरा एक और एडिशनल सवाल है कि क्या केजरीवाल जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि अभी ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी, तो बट ऑब्वियस है कि वो उन्होंने तैयारी नहीं किया था अपने चीजों को उस तरीके से समेटने का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बेल दे दिया है, ये केजरीवाल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपने जितने भी मेस हैं उनको रायता को फैलाया हुआ था, उन्होंने उसको समेट ले? ना तो उन्हें, अगर वो कह रहे हैं कि ईडी अरेस्ट करेगी इसकी उम्मीद थी, सच बताऊं तो वो उनको बेल मिल जाएगी ये भी उम्मीद नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाओ केजरीवाल के प्रभाव का। देखिए, मैं सत्य प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि दोनों मुद्दे अलग अलग होते हैं, पानी बिजली फ्री और ये लेडीज के लिए टिकट विकट, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है ना, लोग सीरियस होते हैं, जबकि उनका लेना देना कुछ नहीं होता, उनके रोजमर्रा की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता, बट वो सीरियसली कंट्री के लिए सोचते हैं। अब आ जाओ इस पे, केजरीवाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 7 सीटें दिल्ली की, 14 हरियाणा, देखो प्रभाव कहाँ पड़ना है, दिल्ली, पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा और गोवा। गुजरात हो चुका है, मैं इसलिए उसे काउंट नहीं करता। टोटल मैंने इसको एनालाइज किया है कि टोटल 32 सीटें हैं जहां पे केजरीवाल प्रभाव डाल सकता है, जैसा हम मान के चलते। अब मान लो 32 सीटों पे प्रभाव डालता है, तो किस चीज के लिए डालेगा, दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के लिए? पहले नंबर के लिए अभी भी बहुत फाइट है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है इसकी। अगर वो बट अब तो पूरा चुनाव दो पार्टियों में ही हो रही है ना? नहीं, इंडी और बीएसपी है, बहुत बड़ा फैक्टर है। बीएसपी को आप अभी उधर यूपी में है, हरियाणा में चौटाला हैं सारे, पूरा उनका 2-3 वो भी कांग्रेस के साथ ही है, मान के चलिए आज के डेट में। वो ऊपर से कह रहे हैं, अंदर खाते, पिछली बार भी तो साथ में थे। ठीक है, पिछली बार कैसे वो, ठीक है। अविनाश जी, विपक्ष का जो एक डिमांड है वो तो सही है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप विपक्ष के सभी बड़े नेता को, जैसे हेमंत हैं, आपने केजरीवाल हैं, इन लोगों को अगर आप जेल में डाल देते हैं, तो उस स्टेट में का जो नेता है, बड़ा नेता, अगर वो जेल में चला जाता है, फिर तो आपको वॉकओवर मिल रहा है ना उन स्टेट्स में। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हुआ? देखिए, मैंने डिबेट के शुरुआत में ही कहा था, हम किसी को जेल नहीं भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में न्यायालय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जुडिशियरी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ लीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, कहीं ना कहीं विपक्ष इस नैरेटिव को बनाने में तो सक्सेसफुल हो ही रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। पहले वो ईवीएम पे थे, चलो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हमें तो कोई नैरेटिव नहीं दिख रहा है रोहित जी, कहीं नैरेटिव नहीं दिख रहा है। देखिए, ये केवल सोशल मीडिया और मीडिया में दिख रहा है। ग्राउंड पर आप आइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आइए, सबसे बड़ा सूबा है। आप पब्लिक ओपिनियन जान लीजिए, जनता बता देगी। उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जो मेरा सवाल था, रोहित जी, पिछले 10 वर्षों में विपक्ष ने अपने सारे हथकंडे अपनाए। आपको याद होगा किसान आंदोलन, आपको याद होगा जामिया शाहीन बाग का आंदोलन, बिल्कुल आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट का इशू, मणिपुर का, आपको याद होगा कश्मीर का इशू। तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता से बाहर है, वो अपने सारे हथकंडे अपनाती है। अब जब उनको लग रहा है कि उन हथकंडों के माध्यम से उनको सत्ता नहीं मिल पाई, तो अब उन्होंने एक नया रोना शुरू कर दिया, लोकतंत्र खतरे में है। मुझे आप ये बताइए कि क्या लोकतंत्र खतरे में, उसकी कोई परिभाषा और कोई उन्होंने ऐसी चीज सामने वो एक लेके आते हैं कि आपने जी राम मंदिर बना दिया, आपने 3 तलाक हटा दिया, आपने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। उनकी जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मोदी जी ने चुनौती दे दी कि आप जो एक सेकुलरिज्म स्पिरिट की बात करते थे, आप जो ये कहते थे कि मतलब मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मुसलमानों को जो प्रिविलेज देते थे,
और मुस्लिम वोट के बिना इस देश में सरकार नहीं बन सकती है, उसको मोदी जी और बीजेपी ने चुनौती दिया। ठीक है उस चीज खुराना को साहब, मोदी जी ने जो चैलेंज करके सत्ता पाई, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब उस विषय को लेके वो चुनाव में जा नहीं सकते, तो अब उन्होंने एक ठीक नया सगुफा भी छोड़ दिया, मुसलमानों को अलग से आरक्षण देंगे। तो ठीक इन है विषयों से जनता कन्विंस नहीं हो पा रही है और विपक्ष के पास कोई कन्विंसिंग मुद्दा नहीं है। तो लोकतंत्र खतरे में। अब उनके पास एक ही उपाय है कि हॉलिस्टिक वे में एक सब्जेक्ट लेके जनता के बीच जाया जाए और सबको बोला जाए कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके जो लीगल राइट्स है, आपके जो प्रॉपर्टी के राइट है, वो सरकार जो है खतरे में डालेगी। बस मुझे यही ठीक है लगता है। खुराना साहब जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छोटे मोटे ये लीडर जो हैं पकड़े जा रहे हैं, हेमंत सोरेन और केजरीवाल, मैं इन्हें छोटा मोटा बोलूँ, अगर लोकतंत्र खतरे में डालना ही है 1% मोदी जी को, मेरी अपनी सोच है, अगर डालना ही है तो सोनिया और राहुल ऑलरेडी बेल पे हैं, उनकी बेल कैंसिल कर उनको अंदर डाल दे। खतरा तो तब शुरू, लोग ये डायलॉग इनको बचा के रखने चाहिए। जो काम छोटे छोटे लीडरों के लिए कर रहे, छोटी छोटी पार्टियों के लिए, कल को ये डर इनको अपना है कि हमारे जो सोनिया गांधी और राहुल जो है ये अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए शोर पहले से मचा दो। ठीक है, तो आज के लिए इस पॉइंट में इतना ही। अविनाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में। जी देखिए, अब की बार 500 पार, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। और उसके साथ साथ जमीनी स्तर पर आप जाइए, जमीन पर जनता आपको जवाब दे देगी। जनता के मध्य में आपको जाना चाहिए, जनता आपको बताएगी कि किस प्रकार से लहर नहीं आंधी चल रही है नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि हमने गांव गरीब के लिए काम किया है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। किसी भी सेक्टर को आप उठाकर देख लीजिए, डीपली उसमें आप जाइए, डीपली स्टडी करिए और देखिए ग्राउंड पर जाकर किस प्रकार से विकास हुआ है। हमने बिजली पहुंचाने का कार्य किया, 60 सालों तक इन्होंने क्या किया, ये बिजली नहीं पहुंचा सके, पानी घर घर नहीं पहुंचा सके। जल जीवन मिशन हमने चलाया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमने किया, जिसको आज केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत जी लीड कर रहे हैं। इसको याद रखना चाहिए और ये जनता के लिए हमने किया है। हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकालते हैं, ये हमारी उपलब्धियां हैं। ठीक है खुराना साहब 10 सेकंड में। 10 सेकंड। मुझे ना एक जो मैं अपने जो सोच रहा था वो बड़ा अजीब सा बौद्धिक सा विषय है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, जब ईडी ने ये बोला कि आप एक सीएम को ये ऑफर दोगे तो एक आम पब्लिक ये हो जाएगी, तो अनइक्वालिटी हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसे जो बातें डिस्कशन हुई, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने जो बोला, मैं उससे बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को। जो आगे आने वाले दिनों में मुझे खतरा सा लग रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा नेता और उसके बीच में फर्क आ जाएगा। उन्होंने कहा हमें क्या इस चीज से नहीं, मतलब संविधान की मूल जो आत्मा है उसको इग्नोर किया गया, उसको ओवरकम किया गया, या क्वेश्चन मार्क लग गया। मेरा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने अभी बल्कि मोदी हेटर्स के भी मुंह से मैंने सुना कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। जैसे उन्होंने कहा कि आप नेता को और अरविंद केजरीवाल को या किसी मुख्यमंत्री को किसान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ये बात जरा सुप्रीम कोर्ट की किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट फिर क्लोज करें। 5 सेकंड जल्दी से। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है, तो 2 कोर्टें बना दो, 2 हाई कोर्ट है, 2 सुप्रीम कोर्ट है, एक आम के लिए एक आज के लिए। बताओ। ठीक है सत्यप्रकाश जी। नहीं देखिए, जो आपका विषय है मैं उसी पे क्लोजिंग कमेंट देना चाहूंगा। केजरीवाल को एक आदत सी है और कि भाई कुछ भी बोल दो और फिर निकल लो। ठीक है। और जहां तक बात रही कि अगर वो बहुत प्रभावशाली नेता हैं तो जेल से निकलने के बाद अभी तो देश में एक माहौल बन गया होता कि भाई केजरीवाल देश में तो कहीं ऐसा माहौल है ही नहीं। केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल को छोड़ के और कुछ मीडिया चैनलों को छोड़ के कहीं पे भी केजरीवाल का माहौल नहीं है। बस उन्होंने एक प्रोपेगेंडा राजनीति जिस व्यवस्था से उनकी शुरुआत हुई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बनाई हुई है। जो मीडिया और एक्टिविज्म और जो रेडिकल ग्रुप है उसको लेके वो चलते हैं, वो लोग एक्टिव हो गए हैं बस। और ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि केजरीवाल बहुत अधिक प्रभाव चुनाव में डाल पाएगी। ठीक है। लेकिन केजरीवाल को जो एक छोटा सा सीएम, आधा अधूरा टूटा फूटा एक स्टेट का सीएम,
उसके लिए अमेरिका 2 बार, जर्मनी 1 बार। साहब कह रहे हो सपोर्ट नहीं है उसको, ठीक है सर। बाहर के फोर्सेस से क्या सपोर्ट है ठीक शत्रुघ्न है जी? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। विरल जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुराना साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।